मध्य प्रदेश में कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपनी सरकार के मंत्री और विधायकों के कामकाज की समीक्षा करने वाले हैं। वे मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक कर विभागवार उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। इससे मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर मंत्रियों के कामकाज की ग्रेडिंग तय होगी। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद हर मंत्री को ग्रेडिंग दी जाएगी। प्रदर्शन के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। वहीं विधायकों को भी 4 साल का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। विधायक निधि के उपयोग, जन कल्याण कार्यों और क्षेत्रीय विकास के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। वहीं सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़े 12 विभागों की अलग से समीक्षा होगी। हालांकि कांग्रेस इसे परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं बल्कि सरकार की इमेज मेकओवर की कोशिश करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सुशासन और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के अहम बिंदु: मंत्रियों का गांवों में रात्रि विश्राम और चौपालें, मंत्रियों का अपने प्रभार वाले जिलों में हर माह दौरा, मंत्रियों का अधिकारियों से तालमेल, पार्टी संगठन के कामकाज में सक्रियता, केंद्र की योजनाओं को सफल बनाने में प्रदर्शन, आमजन व पार्टी कार्यकर्ताओं की नजर में मंत्रियों की छवि, विधायक निधि का उपयोग और जन कल्याण कार्यों का आकलन, क्षेत्रीय विकास और जिला स्तर पर काम की समीक्षा। भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रशासनिक जमावट कर रही है। इसी तारतम्य में कलेक्टर और कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक गरीब कल्याण की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ प्रदेश की जनता को मिल सके। इसी तारतम्य में विधायकों, सांसद और जनप्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री जी बैठक करेंगे ताकि योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ जनता को पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक ही नीति है कि गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले। वहीं कांग्रेस इस समीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक जनता तक योजनाओं का असर नहीं पहुंचेगा, तब तक मंत्रियों की ग्रेडिंग का कोई मतलब नहीं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार समीक्षा के नाम पर काम नहीं, छवि सुधार अभियान चला रही है। मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी विधायकों की समीक्षा कर रहे हैं, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है किसकी कितनी आर्थिक प्रगति हुई, इसकी भी समीक्षा कर ले। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा प्रक्रिया ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी इसे जवाबदेही और सुशासन की पहल बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे केवल दिखावा करार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि समीक्षा से मंत्रियों और विधायकों के कामकाज में वास्तविक सुधार और जनता तक योजनाओं का असर कितना दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी परफॉर्मेंस से फ्यूचर। दरअसल अभी भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई और अब मिनिस्टर और विधायकों की कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके परफॉर्मेंस को परखेंगे। फिर इस परफॉर्मेंस के बाद उनको ग्रेड दी जाएगी, कौन किस कैटेगरी में आ रहा है, और उस कैटेगरी उस ग्रेड के आधार पर उनका फ्यूचर तय होगा। फ्यूचर तय ऐसे मतलब क्या है कि बहुत जल्द आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो रहा है। शायद कुछ मंत्री ड्रॉप हो जाएं या उनके थोड़े पावर कम कर दिए जाएं, कुछ इंक्लूड हो जाएं, तो ये सब उसकी एक परफॉर्मेंस की उस प्रक्रिया का भी एक प्रोसेस है। और अभी कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि बहुत जल्दी जो है मिनिस्टरों की, विधायकों की परफॉर्मेंस भी जांची जाएगी, परखी जाएगी। देखा जाएगा कि जो संगठन के जो निर्देश हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो कितनी तेज़ गति से या उनका लाभ अंतिम तबके के लोगों तक मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा इशू ये भी आता है कि मंत्री एक नए उस क्षेत्र में कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनसे पब्लिक का कनेक्शन कैसा है, अधिकारियों से उनका कनेक्शन कैसा है, उनकी कोऑर्डिनेशन कैसे है, अधिकारी उनकी बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें इस परफॉर्मेंस के दौरान जांची जाएंगी, परखी जाएंगी। तो आज इस प्रोग्राम में इसी सब पर चर्चा होगी।
चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की समीक्षा के क्या है मायने? संगठन को कितनी मजबूती देगा सीएम का परफॉर्मेंस टेस्ट? क्या समीक्षा बैठक से बदलेंगे बीजेपी के सियासी समीकरण? कांग्रेस क्यों उठा रही मंत्री विधायकों की समीक्षा पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज हमारे स्टूडियो में। राहुल जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ और विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ब्रजेश जी आपसे। आवाज आ रही है? मेरी आवाज मिल रही है ब्रजेश जी आपको? शायद ब्रजेश जी से आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन राहुल आपसे शुरू कर लेता हूं मैं। चूंकि हालांकि मसला भले ही उनका हो, लेकिन अभी चूंकि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कमिश्नरों को की कॉन्फ्रेंस की, उनको दिशा निर्देश दिए, उनसे कहा गया कि प्रॉपर सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग हो, उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, और अब उसके बाद वो अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को भी जांचेंगे, परखेंगे। तो एक तो इस पर भी आप अपनी राय दीजिए, कलेक्टर कन्वेंशन पर भी आप तो दे ही सकते हैं दोनों उस पर। और दूसरा आप भी बताइए, क्या ऐसा कुछ आपके यहाँ भी कुछ ऐसे परफॉर्मेंस या ऐसा कुछ आपके यहाँ भी कुछ चल रहा हो तो वो भी बताइए। देखिए, जहाँ तक प्रश्न कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस में मैंने जैसा हमेशा कहा है, अभी पूर्व में भी कहा, वर्तमान में भी कहूँगा कि कांग्रेस नवाचार के एक बड़े दौर से गुजर रही है। हमारे संगठन सृजन में जितने भी जिला अध्यक्ष बने हैं उनका परफॉर्मेंस लगातार देखा जा रहा है। कनेक्ट सेंटर के माध्यम से उनकी परफॉर्मेंस की मैपिंग की जा रही है। सेंट्रल वॉर रूम और स्टेट वॉर रूम में हर जिले के, हर तहसील, हर ग्रामीण पंचायत कमेटी जो हमारी बनने जा रही है उनकी, जैसे विदिशा में एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ, वहाँ पंचायत कमेटीज़ की मैपिंग हो, चाहे मंडलम और ब्लॉक के अध्यक्षों की नियुक्ति हो, उसकी पूरी की पूरी तैयारियां हैं। ट्रेनिंग हमारे जिला अध्यक्षों की होने वाली। लगातार कांग्रेस में हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो कार्य दिया जा रहा है, जो कार्य योजनाएं मध्य प्रदेश कांग्रेस की बनती हैं, नीचे तक पहुंच रही हैं, कैसे पहुंच रही हैं, कैसा क्रियान्वयन हो रहा है, हर परफॉर्मेंस पे पैनी नज़र प्रदेश संगठन की और AICC की है। और क्योंकि आज कांग्रेस की इधर हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल और मंत्रियों की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं दोनों। मैं योगीराज जी बस ये कहूँगा कि जिस समय ये सारी बातें हो रही हैं, मैंने आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में सुना कि मंत्रियों के जो है छवि के बारे में चिंता की जाएगी। जाहिर सी बात है, छवि को चमकाने के लिए ये जो अवसाद का एक समय है, क्योंकि सरकार चौतरफा ऐसे जनहित के मुद्दों में घिर चुकी है जिसके लिए कोई जवाब नहीं है, चाहे विषय महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे छोटे बच्चों का हो। अब सवाल ये उठता है, मैं हमारे भाजपा के मित्र से ये पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चों को चूहे कुतर जाते हैं और बच्चे कफ सिरफ से मर जाते हैं, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है, तो उनकी छवि का भी ध्यान रखा जाएगा। जब कोई एक मंत्री जनता को भिखारी कहता है तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। जब कोई एक मंत्री कर्नल सोफिया को आतंकवादी की बहन कहता है, क्या उस बात का ध्यान रखा जाएगा? साथ में जिन मंत्रियों ने उसका समर्थन किया, ये भी नोट डाउन होगा। क्या ये भी नोट डाउन होगा कि 90 डिग्री के पुल की बात आती है और इसके बाद वही मंत्री गड्ढे जो सड़कों पे पड़े बरसात के मौसम में देखे और कहेंगे गड्ढे हैं, सड़क है तो गड्ढे होंगे, क्या इस बात का संज्ञान लिया जाएगा? नहीं, मैं खत्म करूंगा बस। क्या इस बात का भी संज्ञान लिया जाएगा कि कोई मंत्री उठ के जब हमारी बहन बेटियों पर टिप्पणी करता है और दूसरा मंत्री जो आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया को कुरैशी को कहता है, वो उसका समर्थन करता है? इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए क्या स्वयं मुख्यमंत्री अपना अवलोकन भी करेंगे कि वो बतौर गृह मंत्री के तौर पे कितने विफल हुए, जहां पुलिस की वर्दी फाड़ी गई, पुलिस को गोली मारी गई, महिला अपराध बढ़ा? ये NCRB के आंकड़े हैं। इन सब की भी चिंता मुझे लगता है उन्हें खुद की भी करनी चाहिए। ठीक बात। ब्रजेश जी, ये कि यही सवाल मेरे मान लो आप और जवाब दे दो। भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है ब्रजेश जी? राहुल, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। राहुल जी ने अभी 4-5 सवाल किए हैं, मैं उनको दोहरा देता हूं। जैसे अभी चूंकि अब खबर यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल के लिए कवायद कर रहे हैं विस्तार के लिए, और विधायक मंत्रियों की परफॉर्मेंस वो परखेंगे। उसके लिए पूरा एक सिस्टम उन्होंने बनाया, ग्रेडिंग तय करेंगे, वो उस ग्रेड के आधार पर उनका फ्यूचर तय होगा। ये अपना विषय समझ में आ गया कितना? ठीक है ना? अब सवाल सुन लो। राहुल राज ने भी 2-3 सवाल पूछे कि ये जो
अभी हाल में जो 4-5 मंत्रियों की जो छवि चमकी पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो बच्चों की मौत के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का मामला हो, चाहे विजय शाह का मामला हो, चाहे मछली उद्योग भोपाल में चल रहा हो, उसमें आधे से ज़्यादा नेता भोपाल के शामिल है। इन सब का भी परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री जी परखेंगे क्या? साथ एक सवाल उन्हें और ऐड कर दिया कि चूंकि मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट भी है, तो चूंकि पुलिस फेल हो रही है, कानून व्यवस्था फेल हो रही है, तो वो क्या स्वयं भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे? ये सवाल है। देखिए योगीराज साहब, चूंकि सवाल आप पूछ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से, मैं डिबेट में थोड़ा सा टेक्निकल कारण से लेट जुड़ा। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि एक बहुत हमारे तरफ की कहावत है कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 3200 छेद है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्री राहुल राज को सुन रहा था, और जितनी चतुराई से वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, वो विपक्ष में उनको रखना चाहिए, लेकिन इतनी चतुराई भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इनको 2018 का कमलनाथ जी का समय याद आना चाहिए, दिग्विजय सिंह का कार्यकाल याद आना चाहिए, अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल याद आना चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर कार्यपालिका और विधायिका को लेकर के एक बैठक होती है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी करते हैं, तब कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। अगर प्रदेश के मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर के या प्रदेश के मंत्रियों के साथ कम्युनिकेशन गैप अगर किसी तरह का जनता के साथ कहीं बनता है, उसको दूर करने के एक चीफ मिनिस्टर के नाते वो करते हैं, तब भी इनके पेट में ऐंठन होती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाई आप अपने संगठन सृजन का काम कर रहे हो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप 230 विधानसभा सीटों पे अपना ब्लूप्रिंट तैयार करके जा रहे हो, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस तरह की कोई भी नवाचार करते हैं जो राजनीति की शुचिता के लिए आवश्यक है, क्योंकि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के साथ साथ अगर इनके बीच के साथ जनता का जो संवाद रहे, और हम समझते हैं इंटर कल्चर कम्युनिकेशन के लिए या स्टेट कल्चर कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत महत्व का विषय है, जिस दिशा पे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और अब जो नई जनरेशन है, जो गूगल में, मोबाइल में, इंटरनेट में, मेल में हर चीज बोलने क्या कंटेंट, जी नई जनरेशन को जैन जी बोल दें क्या? जी आप क्या बोल रहे हो? अरे आजकल नई जनरेशन का नाम चला जैन जी, जिसको लेकर नेपाल में तख्ता पलट हो गया, बोल सकते हैं क्या उसको? नई जनरेशन है नहीं, मैं पूरी बात को आप विदर्भित मत करें कृपा पूर्वक, आप मुझे 30 सेकंड पूरा दे दीजिए। हाँ। जो नई जनरेशन है वो उस समय की नहीं, जैसे हमारी आपकी पीढ़ी थी कि हम लोग जब पढ़ते थे, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे हो, चाहे लॉ की पढ़ाई करे हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां से पढ़े हो, तो उस समय क्या होता था, हम लोग कोई बुक्स किसी एक मित्र के पास होती थी तो उसको जा करके फोटो कॉपी कराते थे, पढ़ते थे, उसी से सारे क्वेश्चन आंसर तैयार करते थे और आंसर शीट में उत्तर देते थे। अब जो जनरेशन है वो मोबाइल पे आधारित है, नेट पे आधारित है, गूगल्स पे हर चीज सर्च करती है। तो अगर मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी कुछ नए नवाचार कर रहे हैं जो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना चाहिए लोकतंत्र की शुचिता के लिए, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को जो है खुश होने की जगह उनके पेट में दर्द हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जहां तक राहुल राज जी ने जितने भी सवाल पूछे हैं, मध्य प्रदेश के संवेदनशील उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी जाकर के, जो स्वतः इंजीनियरिंग कॉलेज प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जाकर के उसमें वहां के डॉक्टरों को, जितने भी लोग थे उनको निलंबित किया गया। एक ही डॉक्टर जिसकी पत्नी के नाम का मेडिकल स्टोर था वहां दवाई लिख रहा था, आप सारी चीजों को जानते हैं। और उसके बाद कंपनी है कहाँ की, तमिलनाडु की, जहां सरकार इनकी है, तमिलनाडु में कंपनी बन रही है। हमारे सिस्टम, हम तो इस तरह की स्थिति में है कि हम प्रभावित भी हैं और पीड़ित पक्ष भी हैं। कानून में कहा जाता है ये इस चीजों को कि भैया प्रभावित भी हम ही हो रहे हैं, पीड़ित पक्ष भी हम हैं। तो जो भी न्याय का सिद्धांत है, उस न्याय के सिद्धांत के साथ प्रदेश की संवेदनशील सरकार ने तत्काल कार्य किया है, और दोषी व्यक्तियों को कोई भी होगा, प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करती, किसी तरह भी बख्शा नहीं जाए। ठीक है। अच्छा, आप ब्रजेश जी, आप इसमें ये नहीं मानते कि थोड़ी सी सरकार डिले हो गई, स्वास्थ्य मंत्री जी थोड़े लेट हो गए, जिस समय उनको छिंदवाड़ा जाना चाहिए था वो बुधनी में एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पे मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सारी बातें कही गई? नहीं, देखिए ऐसा है कि सब उसके साथ साथ जो अन्य वहाँ के सिटिंग एमएलए थे, जो मिनिस्टर थे उस एरिया के, उनको छिंदवाड़ा में सक्रिय किया गया, उनको भेजा गया और वहाँ के डीएम से रिपोर्ट मंगाई गई, एसडीएम से रिपोर्ट मंगाई गई, जो व्यवस्थापिका के तहत संभव होता है किसी भी न्यायालयीन प्रक्रिया में। तो सरकार ने कार्रवाई किया। चूंकि कंपनी के सारे ताने बाने तमिलनाडु से जुड़े हैं, जहाँ सरकार कांग्रेस की है, तो थोड़ा सा हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार होती तो तत्काल सब
चीजों की कार्रवाई होती ठीक है। जब दो राज्यों के बीच संबंध होता है और अलग अलग स्टेट की सरकार होती है, तो भारत के संविधान की धारा 39 कहती है उस समय दोनों में कम्युनिकेशन गैप होता है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश की सरकार ने त्वरित कार्रवाई किया और किसी को भी नहीं बख्शा है। आप देखिए वो जो ड्रग फार्मिस्ट था उसको भी सस्पेंड किया गया, बर्खास्त करने की मांग की गई और एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी का भी गठन कर दिया सरकार ने। ठीक है, जो भी थोड़ा सर को इन कर लेता हूं मैं। सर, ये जो पूरी कवायद जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को तो आपने बहुत नज़दीकी से देखा और बहुत सारे इस पर प्रोग्राम भी किए आपने और उस पर अपना एक्सपीरियंस भी बताया, तो कहने का अर्थ है कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं, चाहे वो कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे आप अपन ये मान लें कि मंत्री विधायकों की वो कॉन्फ्रेंस ही करेंगे इस तरह का, तो क्या वास्तव में इनसे जो फीडबैक मिलता है वो असरकारी होता है क्या, या मुख्यमंत्री जी पहले से ही तय कर लेते हैं, या सरकार के कुछ गाइडलाइंस है उसके आधार पर ही होता है, और ये सब जो चीज़ें हैं वो केवल एक औपचारिकता में सिमट के रह जाती हैं? देखिए, मोटे तौर पर सबसे पहले तो हमको ये बात को समझ लेना है कि प्रजातंत्र के दो अंग होते हैं, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका नीति लेती है, निर्णय लेती है, और जो राजनीतिक दल चुनाव में जो वादे करता है, आश्वासन कर देता है, उस आधार पर जो नीतियां बनाती हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन का काम जो है वो कार्यपालिका का होता है, तो जो पटवारी सिपाही से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक होता है। तो सामान्य तौर पर जनप्रतिनिधियों के बीच में और अधिकारियों के बीच में तालमेल बना रहे, इसकी बैठकें ऐसी पहली बार ये काम नहीं हो रहा है, ये पिछले 50 वर्षों से हो रहा है। मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जब जनता सरकार थी उन्होंने भी इस तरह की बैठकें की थी, अर्जुन सिंह जी ने भी की थी, मोतीलाल जी वोरा ने भी की थी। मोतीलाल जी वोरा तो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि कलेक्टर गाँव में भी जाएं। जी हाँ, उन्होंने वो इसको फिर रिपीट पटवा जी ने और शिवराज जी ने भी किया, लेकिन पहले मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा। ठीक है सर, एक मिनट, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही, मैं एक सवाल इनसे कर लेता हूं। राहुल जी, वो चूंकि अभी बात कर रहे थे, ब्रजेश जी ने एक तमिलनाडु का इशू उठाया है कि चूंकि वो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन का मामला है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, और दूसरा वो जो जिस तरीके की जो बात कर रहे हैं और आप जिस तरीके की जो बात कर रहे हैं, तमिलनाडु का बार बार सरकार भी यहाँ की भी कर रही है कि चूंकि उनको वहाँ से लाइसेंस वहाँ से दिया गया था, परमिशन वहाँ से थी, इसको आप कितना वो जिम्मेदार मानते हैं सारी चीज़ों को, परिस्थितियों को? नहीं, अच्छी बात है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि ये विषय आ गया। देखिए, जहाँ तक प्रश्न उन कफ सिरफ का है, संवेदनशीलता की बात कही, मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं तमिलनाडु वाली बात का जवाब देता हूँ। एक पोस्ट होती है डायरेक्टर जनरल ड्रग कंट्रोल, भारत सरकार, उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है? उनका कोई वक्तव्य आपने इस पूरे विषय में सुना? उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कोई वक्तव्य, कोई इंटरवेंशन आया? आज जीतू पटवारी जी ने सवाल उठाया है कि जेपी नड्डा जी का जो पीएस है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और जो राणा है मध्य प्रदेश का जो सप्लायर है, उनके क्या संबंध है, वो राजेंद्र शुक्ला जी के साथ क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात, संवेदनशीलता की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कार्रवाई सब पे हो रही है। आदित्य सिंह उनका पीएस है जेपी नड्डा जी का, और यहाँ एक सोनू राणा करके, उसे आप दलाल कह लीजिए, उसे ड्रग माफिया कह लीजिए, उसे या सप्लायर कह लीजिए, उसके हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में क्या हस्तक्षेप है? जीतू पटवारी जी ने कहा, कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। और ब्रजेश भाई साहब, कार्रवाई का अगर प्रश्न है तो पीएस हेल्थ पे क्या कार्रवाई हुई? मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर पे क्या कार्रवाई हुई? मिनिस्टर पे क्या कार्रवाई हुई? जिस कलेक्टर ने बात उठाई उसका आपने ट्रांसफर कर दिया। तमाम स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? डॉक्टर का तो उस एक्ट में उल्लेख भी नहीं है। इस वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपका विरोध कर रहा है कि उस पूरे एक्ट में यह साफ लिखा है कि अगर सैंपल फेल होता है या किसी कारणवश सैंपल को बाईपास करके ला दिया जाता है तो ड्रग बनाने वाली कंपनी जो है वो लायबल होगी, और साथ में जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके उसे पास किया है। ये सारी बातें हैं। और अब मैं संवेदनशीलता की बात करता हूं। मेरा 4 साल का बेटा है ब्रजेश जी। मैं इस पूरे दर्शकों को यह पूछना चाहता हूं कि आज मैं कोई भी दवाई उसे मार्केट से लाके दूं, और अगर उसे भगवान न करे कुछ हो जाए, तो जिस आत्मग्लानि में जीवन भर मैं जीऊंगा, क्या उसमें मेरी कोई गलती होगी? वो पीड़ा है उन माओं की और पिताओं की। अब आप बताइए, आपने अनजाने में बच्चों को उनके ही माता पिता से जहर दिला के मृत्यु करवा दी। वो आत्मग्लानि से पीड़ित हैं, आप हाथी देख रहे हो। और आप, जब पत्रकार पूछता है कि 2 बच्चे और मर गए हैं, तो आपके मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं कि वो ये कहते हैं कल की बात मत करो। 300 साल पुरानी कब्रों को खोदकर आप उनमें इतिहास ढूंढते हैं,
और 2 दिन पहले बड़े बच्चों की मौत पे आप कह रहे हो कि आप दो दिन पुरानी बात मत करो। ये आपकी संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता होती तो मुख्यमंत्री सारे प्रोग्राम छोड़ के सबसे पहले बच्चों के पास जाते। संवेदनशीलता होती तो नागपुर के उस अस्पताल में जाते और वहां देखते कि कितने बच्चे इन मौतों से जूझ रहे हैं। संवेदनशीलता होती तो एक एसआईटी गठित करके आदरणीय ब्रिजेश भाई साहब उन मौतों की भी जांच होती कि ये लंबे समय से जो ये दवाई हमारे मध्य प्रदेश में बिक रही है, न जाने कौन से जिले के किस कस्बे में अब तक कितने बच्चे इस दवाई का शिकार हो चुके हों। ये होती संवेदनशीलता। ये पीड़ा है। बतौर पालक कोई राजनीति नहीं। मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हमारे आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, कौन सी दवाई में क्या मिला है, ये उस पर एक फॉर्मूला लिखा होता है, पैरासिटामोल का फॉर्मूला, उसमें एमोक्सिलिन का फॉर्मूला, लेकिन उसमें यह लिखा रहता है एडेड सप्लीमेंट्स फॉर जो मीठापन होता है ना, मीठेपन के लिए जो एड ऑन किया जाता है वो था वो डाइथिलीन ग्लाइकोल इंडस्ट्रियल केमिकल, जिसको मिठास के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या मिठास के लिए ग्लिसरीन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते? ये जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर की थी। आप ये कहने में क्यों कचिया रहे हो कि मध्य प्रदेश का ड्रग कंट्रोलर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? ब्रजेश जी, जितनी साफ गोई से बात राहुल ने रखी, मैं चाहता हूं कि आप भी उतनी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल स्पष्टता के साथ, ना किसी के साथ भेदभाव, ना इसमें ये सोचें कि मैं बीजेपी का एक, निश्चित तौर पर आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको बचाना या डिफेंड आप करेंगे ही, लेकिन ये जो एक सवाल है, एक जो पिता का, एक जो बेटे का, जो एक माँ का, जो बेटा का, उसको ध्यान में रखते हुए आप जवाब दीजिए। राहुल राज्य के बेटे मेरे चिरंजीव भतीजे हैं जी। बाबा महाकाल उनको दीर्घायु करे और बड़ी जीवन में धन यश सब कुछ अर्जित करे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं बतौर पर्सन। दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा राहुल राज्य से कि संवेदनशीलता तो मुख्यमंत्री जी ने दिखाई, उसी क्षण ही दिखाई है। अब आप उसका आंकलन किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जितनी पीड़ा, जितना दर्द कांग्रेस पार्टी को है, उतना ही दर्द हमको भी है, क्योंकि उसमें हमने भी अपने परिवार के लोगों से जुड़े लोगों को खोया है। तो ये बिल्कुल राजनीति का विषय नहीं, तो मैंने इसमें आपको दिनकर की पंक्तियां सुनाता, लेकिन ये विषय ऐसा है कि समाज से जुड़ा विषय है, मानव के संस्कृति से जुड़ा विषय है, मानव के जीवन से जुड़ा विषय है। और जिस डॉक्टर ने भी इस तरह की हरकत किया, क्योंकि एक ही डॉक्टर का नाम बार बार जांच रिपोर्ट में आया, उसी डॉक्टर की वाइफ के नाम से मेडिकल स्टोर है, उसी ने इसका इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ तो कार्रवाई की गई है। जहां तक सवाल ड्रग कंट्रोलर की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने उसके लिए भी जांच कमेटी बिठाई है और उसको भी जो है बर्खास्त किया जाएगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने पहले कह दिया था कि वो चाहे मछली पालक हो चाहे मगरमच्छ हो, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है और वो दिखता है, मध्य प्रदेश में वो दिखता है। हाँ, हमने नवाचार किया है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी व्यक्ति धोखे से या इस तरह की हरकतें कर रहा है जो सरकार के संज्ञान में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि मैं बड़े संवेदनशीलता से और बड़े ही जवाबदारी से कह रहा हूं कि इतना ही दायित्व तो आपका भी है। प्रतिपक्ष का मतलब ये होता है कि अगर वाद है तो प्रतिवाद है, और जब तक आप हमको आईना नहीं दिखाएंगे, जब तक आप ऐसी चीजें अगर आपके संज्ञान में आती है तो सरकार को आप नहीं बताएंगे, तब तक बहुत सी चीजें हमारे संज्ञान में नहीं आती। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी के माथे में नहीं लिखा होता कि मैं अपराधी हूँ, वो अपराध कर बैठता है, और जब कर बैठे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है ब्रजेश जी, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपने एक अच्छी बात कही कि विपक्ष का काम आईना दिखाना होता है, और विपक्ष आईना नहीं दिखाएगा तो मेरा सवाल ये कि वो भूल गया आईना दिखाना, तो अपन देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बिल्कुल देख रहे हैं। इसी के लिए ठीक है। अब मैं रमेश जी को इन कर लेता हूँ। सर, आपकी बात चूंकि अधूरी रह गई थी और वो कुछ टेक्निकल दिक्कत थी, एक पूरा समग्र इस पर एक आपकी टिप्पणी। देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कार्यपालिका और विधायिका दो प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। विधायिका नीति बनाती है, निर्णय लेती है, सैद्धांतिक कार्य योजनाएं लागू करती है, समय समय पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जनप्रतिनिधि घोषणाएं करते हैं। वो सब नियमानुसार आकार देकर के उसका क्रियान्वयन का काम कार्यपालिका का होता है, जो निचले पटवारी कलेक्टर से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक जाता है। यदि इन दोनों में तालमेल है तो सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन अच्छा होगा, और इन दोनों के बीच में तालमेल का अभाव है तो नीतियां बिखर जाती हैं। और इस तरह की जो बैठक पहली बार नहीं हो रही है, ये पिछले 50 वर्षों से बैठकें हो रही हैं। अंतर केवल इतना आया है कि अब तक जो बैठकें होती थी वो जिला स्तर पर होती थी। जिला स्तर पर सारे विधायक आते थे, सांसद आते थे, कलेक्टर आता था, कई बार कमिश्नर भी आया हुआ है, तो होती थी।
और कुल मिलाकर के अब ये विधानसभा स्तर पर होगी। मैं समझता हूँ इससे तालमेल अच्छा होगा और नीति और निर्णयों के क्रियान्वयन में सुविधा होगी। बीच बीच में जो हमारे पास शिकायतें आती हैं कि ऐसी शिकायतें मीडिया में आती हैं कि कई बार विधायक से कलेक्टर नहीं मिल पाता या 1 घंटे लग गया, या जन सुनवाई में किसी ने कोई कागज दे दिया उसका पता ही नहीं चलता कि वो क्या है। ऐसे उदाहरण हैं और दोनों सरकार के जो मेरी आंख से देखे हुए हैं। नहीं, अभी वो घूसा उठा लिया था उन विधायक ने, भिंड के कलेक्टर बोरी भर करके आवेदन आए हैं और घर ला करके जलाए गए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है जलाते हुए। तो कुल मिलाकर के ये जब इस तरह की बैठकें होंगी तो मैं समझता हूं जनता की समस्याओं का निवारण उसमें तेजी के साथ होगा और तालमेल बनेगा। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है। बिल्कुल, हालांकि थोड़ा देर से हुई है, इसको पहले हो जाना चाहिए था। और दूसरी एक और बात, यद्यपि वो आज का विषय नहीं है, वो बच्चों वाला जो निधन हुआ, यहाँ 2 बातें हैं। इसमें ये कहने में और स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि सरकार कुछ देर से चेती। 2 सितंबर की पहली घटना थी। अगर सरकार चेत जाती, समय पर कार्रवाई होती, तो संभव है कि वो मौत का आंकड़ा कम हो जाता। बिल्कुल ठीक है। बस एक और लाइन कहूंगा, लेकिन उसके बाद ठीक है कि 20-25 दिन बाद सरकार चेती है। उसके बाद जो सरकार चेती है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए और न केवल मुकदमे दर्ज हुए हैं बल्कि उस दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करके यहाँ बुलाया गया है। बिल्कुल, फिर मुख्यमंत्री नागपुर भी गए हैं, छिंदवाड़ा भी गए हैं, और फिर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सारा खर्च वो खुद उठाएंगे, सरकार उठाएगी। ठीक बात है। तो ये एक सरकार का सराहनीय पक्ष भी है। ये बिल्कुल ठीक बात है, चूंकि समय बहुत समाप्ति की हो रही है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि देर आए दुरुस्त है। हाँ। और ये एक अच्छी कवायद है। यदि प्रशासन, अफसर या मंत्री गांव में रात बिताते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भला होगा, जिसकी चिंता आप कर रहे थे। लेकिन आप तीनों ने बड़ी शालीनता के साथ इस मुद्दे को रखा और पूरी संवेदनशीलता का परिचय दिया इस गंभीर मुद्दे पर। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।